नमस्कार मित्रों, रिजल्ट क्लियर में आपका स्वागत है। तो मित्रों, हम लोग देख रहे थे सीटेट जुलाई 2024 के लिए कक्षा 6 का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। तो इसमें आज दूसरा अध्याय है। अध्याय का नाम है विविधता एवं भेदभाव। तो मित्रों ध्यान में रखें, ये चैप्टर बहुत ही सीटेट के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, यहाँ से 3-4 प्रश्न बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। भारत विविधताओं वाला देश है। तो मित्रों आइए देखते हैं कि भारत विविधताओं वाला देश कैसे बना। विश्व में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो पूरे विश्व में मित्रों प्रमुख जो 8 धर्म हैं, ये 8 धर्म को मानने वाले लोग भारत में रहते हैं, इसलिए भारत विविधताओं वाला देश कहा जाता है। भारत में 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। तो मातृभाषाओं के आधार पर भी देख सकते हैं मित्रों कि भारत में 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, यानी 1600 से ज़्यादा विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए भारत विविधताओं वाला देश है। भारत में 100 से भी ज़्यादा नृत्य किए जाते हैं। तो आप नृत्य के हिसाब से भी देखें मित्रों कि भारत में 100 से ज़्यादा भी नृत्य हैं, इसलिए भारत एक विविधताओं वाला देश बन जाता है। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं अस्वस्थ महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। तो मित्रों जैसे देख सकते हैं, कोई यूपी का लड़का है, तमिलनाडु में कमाने गया है, तो तमिलनाडु की भाषा अलग होगी, वहाँ के खान पान अलग होंगे, वहाँ का रहन सहन अलग होगा। लेकिन जैसे ही एक और लड़का वहाँ पर यूपी वाला मिल जाता है, तो वहाँ पर अब ये दोनों लोगों की बात बनने लगेगी, क्योंकि दोनों लोगों का बात करने का जो भाषा है एक होगी, कपड़े पहनने के जो तरीके होंगे एक तरह से होंगे, सोच भी एक तरह होगा। तो दोनों लोगों में मित्रों क्या होगा कि अपनत्व की भावना वहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी और वो दोनों आपस में सुरक्षित महसूस करने लगेंगे। लेकिन कभी कभी हम जब ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, तो वे हमें बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। अब देख सकते हैं मित्रों पूर्वाग्रह। जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। मित्रों जैसे देख सकते हैं हमारे पुरुष समाज में यह धारणा बना पड़ा है कि लड़कियां ही केवल खाना बनाती हैं। तो यह पहले से ही दिमाग में बैठा हुआ है मित्रों। तो यह क्या है, हमारे पूर्वाग्रह का ही एक उदाहरण है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसे लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। तो मित्रों जो पूर्वाग्रह होता है वह ज़्यादातर नकारात्मक होता है। जैसे कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये फलाना व्यक्ति क्या है, आलसी है, कंजूस है, तो वो उसके दिमाग में पहले से ये बना पड़ा है मित्रों कि ये व्यक्ति क्या है, आलसी है और कंजूस है। तो ये भी एक क्या है, पूर्वाग्रह है। अब देखते हैं मित्रों पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। तो देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में आधा से ज़्यादा भारतीय गाँव में रहते हैं। तो इस तरह से धारणा बनी पड़ी है मित्रों कि आधा से जो ज़्यादा लोग हैं भारतीय, वह गांव में ही निवास करते हैं। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह की लोगों के मन में धारणा बनी पड़ी है मित्रों कि जो गांव के लोग होते हैं वह आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं मित्रों कि गाँव के लोग बहुत सारे मोबाइल का यूज कर रहे हैं, जो आधुनिक तरीके की मोबाइल हैं उसको बनाना, बिगाड़ना, ये सब मोबाइलों का अच्छी तरह से प्रयोग करें। और भी मशीनें हैं जो गाँव के लोग अच्छी तरह से बनाना जानते हैं। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटों तक काम करते हैं। तो इस तरह से ग्रामीण लोगों के बारे में मित्रों धारणा बनी पड़ी है कि फसल की बुआई जब होती है और कटाई जब होती है, तो परिवार के जो लोग होते हैं 12 से 14 घंटे तक काम करते रहते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं। अब देखते हैं मित्रों कि शहरी लोगों के बारे में पूर्वाग्रह कैसे प्रभावित करता है। शहरी जीवन बड़ा आसान होता है, यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। तो शहरी लोगों के बारे में ऐसी पूर्वाग्रह धारणाएं बनी हुई है मित्रों कि शहरी जो जीवन होता है बहुत आसान होता है और यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। तो शहरी लोगों के बारे में ऐसी पूर्वाग्रह धारणाएं बनी हुई है मित्रों कि शहरों में जो लोग होते हैं वह अपनी परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, क्योंकि वह अधिक समय ऑफिस में काम करने में ज़्यादा समय बिताते हैं और वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करते हैं। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की चिंता नहीं करते हैं। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है।
तो इस तरह से मित्रों शहरी लोगों के बारे में पूर्वाग्रह लोगों के मन में बना हुआ है। अब देखते हैं मित्रों रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। जैसे मित्रों देख सकते हैं, यदि अगर कोई बिहार का लड़का है और वह दिल्ली कमाने जाता है, किसी कंपनी में काम करते हुए वह चोरी कर लेता है और चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, तो वहाँ के जो समाज के लोग होते हैं यही कहने लगते हैं कि सभी बिहारी क्या होते हैं, चोर होते हैं। यानी चोरी एक ने किया और पूरे बिहार को चोर का दर्जा दे दिया जाता है। तो इसलिए मित्रों पूरे बिहार के लिए वह धारणा बन जाती है कि सभी बिहारी क्या हैं, चोर होते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। तो मित्रों कई बार हो जाता है किसी खास देश, जैसे देख सकते हैं मित्रों पाकिस्तान के लिए, धर्म में देख सकते हैं मुस्लिम धर्म, लिंग होने के कारण किसी को हम कंजूस ठहराने लगते हैं, अपराधी, बेवकूफ़ ठहराने लगते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। तो मित्रों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा पहले से ही बनी होती है, इसलिए ऐसा होता है। हर देश, धर्म में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं। सिर्फ इसलिए ही कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। तो मित्रों देख सकते हैं कि कोई भी देश है या कोई भी धर्म है, तो सभी धर्म में या सभी देश में हमें कुछ ना कंजूस मिल सकते हैं, कुछ अपराधी मिल सकते हैं, कुछ बेवकूफ़ लोग भी मिल सकते हैं। लेकिन मित्रों क्या ऐसा सही है कि केवल कुछ लोगों के अपराधी की वजह से पूरे देश को इस तरह से बदनाम किया जाए, या कुछ लोग जो कंजूस हैं उस कंजूस की वजह से पूरे देश को एक ही ढांचे में ढाल दिया जाए? तो ये राय जो है मित्रों वह वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। तो मित्रों जब ऐसी पूर्ण धारणाएं हमारे मन में बन जाती हैं, जब गलत धारणाएं बन जाती हैं मित्रों, तो प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से वह रोकने लगती है। हम नहीं देख पाते कि जो उसमें अच्छा व्यक्ति है उसके कुछ खास गुण हैं, कुछ अलग क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग है, उस व्यक्ति को भी हम उसी में शामिल कर देते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज़ उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इसका असर अब हम सब पर पड़ता है। तो मित्रों जो यह रूढ़िबद्ध धारणाएं बनी हुई है, यह बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। जैसे हमारे समाज में माना जाता है मित्रों कि हवाई जहाज़ लड़कियां नहीं, केवल लड़के ही उड़ाते हैं। तो इसका असर हमारे समाज पर पड़ता है, हमारे जो बहन बेटियां हैं मित्रों उस पर भी पड़ता है कि हम हवाई जहाज़ नहीं उड़ा सकते हैं। तो इस तरह की रूढ़िबद्ध धारणाएँ बनी हुई हैं। लेकिन आप देख सकते हैं मित्रों कि आज हमारी बहन बेटियाँ जो कि हवाई जहाज़ उड़ा रही हैं। कई बार ये धारणाएँ हमें ऐसे काम करने से रोकती है जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। तो मित्रों देख सकते हैं कि हमारी बहन बेटियों में बहुत से ऐसे काम हैं जो काम को करने से उनको रोक देती है। जैसे देख सकते हैं मित्रों कि ये भी धारणा बनी हुई है कि महिलाएं फ़ौज में नहीं जा सकती हैं, लेकिन उस महिला में फ़ौज में जाने की क्षमता है, तो उसको फ़ौज में जाने से ये धारणाएँ क्या होती हैं मित्रों, रोकने लगती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं मित्रों, असमानता एवं भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। तो मित्रों देख सकते हैं कि हमारे समाज में जब एक ही घर में एक लड़का हो एक लड़की हो, तो ज़्यादातर मित्रों लड़के को प्राथमिकता दी जाती है। यानी लड़की के साथ मित्रों पहले से ही जो पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाएँ बनी हुई हैं उस आधार पर उसके साथ भेदभाव किया जाता है। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, तो मित्रों देख सकते हैं कि बहुत सारे जो लोग होते हैं कुछ लोगों को नीचा दिखाने के लिए ऐसा कार्य करते हैं, तो वो लोग उनके साथ भेदभाव करते हैं। अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं, तो मित्रों बहुत लोगों को देखा होगा आप लोगों ने कि जो अच्छे लोग हैं कुछ गतिविधियों में भाग लेने से उनको रोक दिया जाता है, तो उनके साथ असमानता या भेदभाव किया जाता है। बहुत सारे लोगों को मित्रों खास नौकरी को करने से रोका जाता है या किसी को मोहल्ले में रहने से भी रोका जाता है, तो उसके साथ भेदभाव किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, एक ही कुएं या हैंडपैप से पानी नहीं लेने देते हैं और दूसरे द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय पीने नहीं देते हैं।
इसका मतलब कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। तो मित्रों, प्राचीन काल में आप अछूतों को देखा होगा कि जो पानी पीने की जो व्यवस्थाएं होती थी, वहाँ पर अगर अछूत चले जाते थे तो वहाँ पर उनको पानी पीने नहीं दिया जाता था। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता है। तो मित्रों, देख सकते हैं कि आज भी हमारे समाज में जो अछूत लोग होते हैं उनको ज़्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता है। तो उनको विविधता और असमानता के आधार पर दोनों ही तरह से भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अगला पॉइंट देखते हैं मित्रों, दलित के बारे में। दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे दलित शब्द को अछूत शब्द से ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मित्रों, जो दलित समाज के लोग होते हैं वह अपने आप को अछूत कहना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वह अपने आप के लिए दलित शब्द का प्रयोग करते हैं। दलित का मतलब जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। तो मित्रों, दलित शब्द का जो मतलब होता है जिनको प्राचीन काल में दबाया गया या वर्तमान काल में दबाया जा रहा है या जिनको कुचला गया है। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा है। सरकार ऐसे वर्ग के लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। तो मित्रों, दलितों के अनुसार यह सब दर्शाता है कि कैसे सामाजिक जो पूर्वाग्रह है और भेदभाव है दलितों को पहले से दबा कर रखा है। तो ऐसे लोगों को सरकार ने मित्रों अनुसूचित जाति में रखा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म मित्रों 1891 में हुआ था और मृत्यु 1956 में हुई थी, को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। तो मित्रों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महार जात में हुई थी जो अछूत मानी जाती थी। तो मित्रों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महार जात में हुई थी और महार जो जात होती थी मित्रों उसको अछूत माना जाता था। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं होती थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। तो मित्रों, जो महार लोग होते थे वो लोग गरीब होते थे और उनके पास कोई ज़मीन नहीं होती थी, इसलिए महार लोग जो काम करते थे उनके बच्चे भी वही काम करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। तो मित्रों, जो महार लोग होते थे उनको गांव के बाहर ही रहना पड़ता था और उन्हें गांव में आने नहीं दिया जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वह केवल 9 वर्ष के थे। वे महाराष्ट्र में कोरे गांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। तो मित्रों, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 9 साल के थे तो वह 1901 में उनके पिताजी महाराष्ट्र के कोरे गांव में रहते थे। तो वह अपने भाइयों के साथ अपने पिताजी से मिलने के लिए जाते हैं और जैसे ही स्टेशन पर पहुंचते हैं मित्रों, तो जो वहाँ का स्टेशन मास्टर होता है वहाँ पर आता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से पूछता है कि टिकट दिखाइए। तो टिकट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिखा देते हैं। तो मित्रों, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उस समय बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से वो जो स्टेशन मास्टर है वो पूछता है कि कहाँ जाना है। तो वो बोलते हैं कि हमें कोरे गाँव जाना है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के वहाँ पर न तो पिताजी आए और न ही वहाँ पर उनके नौकर आते हैं उन लोगों को लेने के लिए। ऐसी स्थिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत परेशान हो जाते हैं। तब फिर स्टेशन मास्टर ये समझता है कि यह ब्राह्मण का लड़का है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतनी अच्छी तरह से उनसे बातें किए और कपड़े अच्छे पहने हुए थे, इसलिए स्टेशन मास्टर को लगा कि यह ब्राह्मण का लड़का है। लेकिन जैसे ही वह स्टेशन मास्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से पूछता है कि आप कौन हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि मैं एक महार हूँ। तो इस तरह की बात जब जैसे ही स्टेशन मास्टर सुनता है कि यह महार जाति का है, तो उसके चेहरे से बिल्कुल ही मित्रों पूरी तरह से उसका चेहरा बदल जाता है और उसे बहुत ही कष्ट होता है कि यह महार जाति का है। इसलिए मित्रों वह पुनः अपने ऑफिस में चला जाता है और फिर आधे घंटे बाद आता है। उसके बाद वह गाड़ियों के लिए बात करने लगते हैं मित्रों, लेकिन गाड़ी वाले भी सुन लेते हैं कि यह अछूत जाति का है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहाँ पे दोगुना पैसा देने के लिए भी तैयार होते हैं, लेकिन गाड़ी वाले उनको दोगुना पैसे पर भी नहीं लेने जाते हैं। इसका मतलब यह है मित्रों कि वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ भेदभाव किया जाता है। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और
वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए थे। तो मित्रों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी जात के पहले व्यक्ति थे जिसने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि जात व्यवस्था से बाहर निकल पाएँ। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मित्रों दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरियों में काम करने के लिए कहा, जिसकी वजह से वह जात व्यवस्था से बाहर निकल पाएँ। दलितों को मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। तो मित्रों, उस समय दलितों को मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसका भी नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। तो मित्रों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ऐसे धर्म की तलाश थी जो सभी धर्मों को एक समान देखे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो मित्रों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना धर्म परिवर्तन कर देते हैं और बौद्ध धर्म को अंततः अपना लेते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं मित्रों, समानता के लिए संघर्ष। दलितों, औरतों, जनजाति लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो मित्रों, दलितों ने, औरतों ने, जनजाति लोगों ने और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया था उसके खिलाफ अनेक लड़ाइयाँ लड़ी थी। बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किए। तो मित्रों, उस समय मंदिरों में दलितों को प्रवेश करने नहीं दिया जाता था, इसलिए दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए काफ़ी संघर्ष किए। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। तो मित्रों, महिलाओं ने भी काफ़ी संघर्ष किया। उन्होंने मांग किया कि जिस तरह से पुरुषों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है उसी तरह से महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाए। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। तो मित्रों, जो किसान थे और दलित लोग थे वह अपने आप को जमींदारों से जो ऊंची ब्याज दर थी उनसे भी छुटकारा पाने के लिए काफ़ी संघर्ष किए। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार विमर्श किया। तो मित्रों, जैसे ही भारत 1947 में आज़ाद हो जाता है तो हमारे जो राजनेता थे वह समाज में फैली काफ़ी असमानताओं पर विचार विमर्श किया। इसलिए संविधान में समानता को एक अहम मूल्य के रूप में माना गया है। इसलिए मित्रों, जो हमारे संविधान निर्माता थे वह संविधान में समानता को एक अहम मूल्य के रूप में माना है। संविधान के लेखकों ने कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। संविधान निर्माता ने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। तो मित्रों, जो उस समय के संविधान निर्माता थे उनको यह महसूस हुआ कि लोगों को अपने धर्म पालन करने की आज़ादी होनी चाहिए, अपनी भाषा बोलने की होनी चाहिए, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। संविधान निर्माता ने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां लोगों को बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। तो मित्रों, संविधान निर्माता जो थे वो काफ़ी जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक मित्रों धर्मनिरपेक्ष देश बन जाता है जहां लोगों को बिना भेदभाव के अपने अपने धर्म को पालन करने की आज़ादी है। हमारे संविधान में समानता पर जोर देने के बावजूद भी असमानता आज भी मौजूद है। तो मित्रों, हमारे भारतीय संविधान में समानता होने के बावजूद भी हमारे समाज में काफ़ी आज भी असमानताएं फैली हुई हैं। तो ये तो मित्रों थे आज के प्रमुख वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।